स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से किया कृषि करने का आग्रह। कहा, पढ़ा लिखा किसान अगर व्यवसाय के तौर पर अपनाएगा कृषि तो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है युवा। वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान को लेकर कांग्रेस में भारी रोष। कांग्रेसी बोले, भाजपा सरकार में मानसिकता खो चुके हैं मंत्री और विधायक। कहा, पूर्व सांसद के मौत के कारणों को जानने का सबको हक। बारिश के कहर से फिर 7 मील के पास दर का पहाड़। भूस्खलन में नहीं हुआ जान माल का नुकसान। बारिश के दिनों में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें पर्यटक और वाहन चालक, एसडीएम ने किया। और कुल्लू में घर घर जाकर मोबाइल टीम लोगों को कर रही वैक्सीनेट। आगामी 3 दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान शुरू। वृद्धजनों, बीमार और दिव्यांगजनों को मोबाइल वैन से घर के समीप दी जा रही डोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के किसानों के लिए सोलन में आयोजित उन्नत किसान उन्नत कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान कही। भारतीय उन्नत प्रगतिशील संगठन द्वारा आयोजित 3 राज्यों के किसानों के लिए संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसानों को सरकार की नवीनतम योजनाओं के बारे में जानकारी देना रहा। साथ ही एक दूसरे के राज्य की कृषि प्रणाली से एक दूसरे राज्य के किसान कुछ ज्ञानार्जन कर सके। इस उद्देश्य से इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने तीनों राज्यों के प्रगतिशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से आग्रह किया कि आज का युवा वर्ग घर में जमीन जायदाद होने के बावजूद भी आउटसोर्स पर 10,000 तक की नौकरी कर रहा है, लेकिन अगर वह नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक से अपनी जमीन पर कृषि करे तो वह अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सभी केंद्र की योजनाओं सहित नवीनतम वैज्ञानिक तरीके से अगर कृषि की जाए तो इसमें बेहद लाभ है। जहर मुक्त खेती कर लोगों की सेहत का भी किसान ध्यान रखे। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा किसान कृषि को व्यवसाय के तौर पर अपनाए तो वह नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है। मुख्य प्रकार से किसानों को जो है नई विधाओं को अपनाने, जो वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से जो उन्नत होती हैं ऐसी विधाओं को अपना करके और कृषि को जो है एक जिसको हम कह सकते हैं एक अच्छा आमदनी का जरिया जो है किसानी बने। थोड़ा सा ये बिल्कुल दुख का विषय है कि नौजवान वर्ग थोड़ा सा उपेक्षा की दृष्टि से जो है वो किसानी को देखता है, तो उनमें भी ये भाव जगना चाहिए कि किसानी करके भी हम जो है अपने आमदनी का एक बहुत बढ़िया जरिया जो है वो कृषि जो है वो हो सकती है। समझता हूँ कि वो नौकरी लेने वाला नहीं, फिर वो नौकरी देने वाला भी बन सकता है। कई लोगों ने करके भी दिखाया है। आज बहुत से किसान यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं जिनको कृषि में जो उन्होंने नए प्रयोग किए हैं उसको लेकर के उनको राष्ट्रपति पुरस्कार तक जो है उनको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे लोगों से शेष समाज भी जो है वो प्रेरणा लेता है। वन मंत्री राकेश पठानिया के बयान को लेकर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मामले में वन मंत्री राकेश पठानिया की निंदा की है। सोमवार को युवा खेल एवं वन मंत्री राकेश पठानिया ने गोलवा में अपने कार्यक्रम के दौरान मंच पर कहा था कि सांसद रामस्वरूप शर्मा क्या कांग्रेसियों के बाप लगते हैं। राकेश पठानिया के इस विवादित बयान के बाद फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि अगर स्वर्गीय सांसद रामस्वरूप शर्मा के बेटे ने पिता की मौत की जांच मांगी तो इसमें क्या गलत कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या उनके परिवार को इतना भी हक नहीं कि वह अपने पारिवारिक सदस्य की मौत की जांच की मांग कर सके। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह जानने का हक है कि उसके प्रियजन की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन वन मंत्री राकेश पठानिया बताएं कि उन्होंने क्या सोचकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी समझ के बाहर है कि क्यों राकेश पठानिया उस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पठानिया के ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ है, इस वजह से उनका लोगों से मिलाप कम होता हो और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी कर दी। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से प्रदेश की संस्कृति भी दूषित हो रही है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि मंत्री शालीनता में रहकर बयानबाजी करे तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि कांग्रेस ने अपने सदन में ऐसा पूछ ही लिया या उसके प्रति बोल ही दिया कि जो पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा जी की रस्म में
मौत हुई है उसके बारे में यदि आपने कोई आज तक कोई इनको उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई है तो उसका क्या कारण है? पूछ ही लिया तो उसमें क्या कोई बुराई है? क्या परिवार के किसी सदस्य का हक नहीं बनता है कि वो अपने उनका जो पुत्र है उनके बेटे ने यदि ये पूछ ही लिया कि ये मेरे पिता की श्री की जो मृत्यु का कारण क्या है तो वो उसका अपना अधिकार नहीं है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो चलो इनके माननीय सांसद रहे हैं इसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, यदि ना भी होते तो ये हमारा एक वो बनता है, अधिकार बनता है या हमारे शालीनता में रहकर ये एक वो दायित्व बनता है कि किसी की रहस्यमय मौत हो तो उसका कारण पूछना या उसके कारण के प्रति सरकार को अवगत करवाना, तो ये मतलब किसी दायरे में आता है। तो मैं ये पूछूंगा अपने वन मंत्री महोदय जी से कि आपने किन कारणों से ये कह दिया कि क्या वो रामस्वरूप शर्मा जी कांग्रेस के बाप लगते हैं? मैं तो ये बचकानी हरकतें जो हैं ये अब मुझे समझ नहीं आती है ये किस सोच समझ का आपने ये परिचय दिया है। या तो आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो चुका है जिसके कारण आपको टाइम नहीं मिलता है इसके ऊपर ज़्यादातर लोगों के साथ संपर्क रखने में। यदि अभी आपने ऐसे बयान देने हैं तो ये बयान जो है वो हिमाचल की संस्कृति को भी दूषित करता है। हिमाचल की संस्कृति में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो किसी के पारिवारिक सदस्य को ऐसा बोले या किसी राजनीतिक दल के प्रति ऐसा बोले। बता दें कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने अपने कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा था कि सांसद रामस्वरूप शर्मा क्या कांग्रेसियों के बाप लगते हैं। अब इसी विवादित बयान के बाद फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है। ज्वालामुखी विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय रत्न ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री और विधायक अपनी मानसिकता खो चुके हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा के बारे में गलत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने रामस्वरूप शर्मा के मौत के कारणों को जानना चाहा और विधानसभा में वॉकआउट किया तो मंत्री ने सारी हदें लांघ दी और गलत टिप्पणी कर बैठे। वन मंत्री ने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी। ना तो उन्होंने जो 2 बार के सांसद रहे उन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता थे उनके बारे में रिस्पेक्ट से बात की, उल्टा उन्होंने कांग्रेस ने अगर रामस्वरूप शर्मा जी के परिवार ने उनकी मौत के कारण को जानने का प्रयास किया और उन्होंने सरकार से मांग की कि इसकी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। उस इंक्वायरी को, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने उस इश्यू को उठाया और उसके ऊपर विधानसभा में अगर वॉकआउट किया तो उनको इस बारे में इतनी गलत बयानबाजी देने की आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में हर विपक्षी पार्टी को अपनी बात रखने का हक है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कैबिनेट बैठक में लाड़ाघाट में ITI की मंजूरी पर उनका धन्यवाद किया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनका शुरू से ही प्रयास रहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अधिक स्कूल, ITI और कॉलेज खुले, जिसके चलते जुखाला और नैना देवी में डिग्री कॉलेज, स्वारघाट में ITI खोली गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से लाड़ाघाट में मंजूर ITI में अगले सत्र से 4-5 कोर्सेज शुरू करने का आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि क्योंकि आपने भी घोषणा करी है, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी घोषणा करी, आज क्योंकि वीरभद्र सिंह नहीं है तो ये जो ITI लाड़ाघाट है इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि उसके ऊपर तुरंत कदम उठाए जाएं और आपने विधानसभा में के मेरे उत्तर दिया था मेरे प्रश्न का, तो उसमें भी आपने कहा था कि ये अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा कि 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद जो कैबिनेट मीटिंग हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाड़ाघाट ITI की जो है वो कैबिनेट से क्लियरेंस कर ली। अब थोड़ा सा वो है कि अगले सेशन से
जो है वो कैसे हम वहाँ पे क्लासें बिठाएं, बिल्डिंग का इंतज़ाम कैसे हो, कहीं पे रेंट पे लेनी पड़ेगी जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो हम वहाँ पे 4-5 जो है वो यहाँ पे कोर्सेज जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने कमर कस ली है ताकि आगामी चुनावों में मिशन रिपीट किया जा सके। इसे देखते हुए अब महिला मोर्चा डिजिटल किया जा रहा है। ऐसी कड़ी में महिला मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सोलन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने की। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। सोलन में हुई बैठक में प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से आए 21 पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी रणनीति तैयार की गई। महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने बताया कि आगामी 1 सितंबर से हमीरपुर और ऊना जिलों में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विस्तारक योजना आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से महिला मोर्चा को सुदृढ़ करने के लिए कार्यों की रूपरेखा बनाई है। मार्च से लेकर अगस्त तक जितने कार्य महिला मोर्चा ने किए हैं, संगठनात्मक दृष्टि से उनकी समीक्षा थी कि हमने कहां पर कुछ कमी पाई गई है, उसको दुरुस्त करने की चेष्टा आगे करेंगे, ऐसा हमने आज विचार किया है। और दूसरा, हमारी एक बूथ पे 20 बहनों की जो हमने प्रतिपालिकाओं का जो हमने गठजोड़ किया है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि 1 सितंबर से हमीरपुर और ऊना में हम आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विस्तारक योजना जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुछ नए आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा हुई, जिसमें हम कुछ नए सामाजिक दृष्टि से समाज में महिला मोर्चा किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, उसके बारे में हमने कार्यों की रूपरेखा बनाई है। हमारी टोटल पदाधिकारी जो हैं उनमें से 20 पदाधिकारी 27 पदाधिकारी हमारे अपेक्षित हैं, जिसमें से 21 पदाधिकारी जो हैं वो आज इस बैठक में आए हैं और सभी उत्साहित हैं, क्योंकि चिंतपूर्णी में हमारी बैठक हुई थी और उसके बाद 6 जुलाई को हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक ली थी, उसमें कुछ कार्य दिए थे, उसकी भी समीक्षा की गई है। तो आज की बैठक बहुत मुझे लगता है कि हमारे संगठन के लिए एक लाभदायक सिद्ध होगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण फिर से भूस्खलन का सिलसिला जारी हो गया है। NH 21 चंडीगढ़ मनाली मंडी के 7 मील के पास भूस्खलन होने से NH यातायात के लिए बाधित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मील और इसके आसपास थोड़ी थोड़ी देर बाद भूस्खलन होता रहा, जिस वजह से गाड़ियों को अन्य वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया। हालांकि इस भूस्खलन में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मंडी जिला में मंगलवार रात भारी बारिश हुई, जिस वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ है। NH 21 चंडीगढ़ मनाली मंडी के 7 मील में सुबह 3 बजे के पास भूस्खलन हुआ और थोड़ी थोड़ी देर बाद पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरता रहा, जिस वजह से गाड़ियों को अन्य वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया। हालांकि इस भूस्खलन में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए SDM सदर रितिका ने बताया कि उन्हें सुबह 3 बजे 205 पॉइंट, जिसे 7 मील कहा जाता है, वहां पत्थर गिरने की जानकारी मिली। 205.7 मील और 203 पॉइंट के बीच जितने भी वाहन फंसे थे उन्हें वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। हालांकि इन जगहों पर बार बार लैंडस्लाइडिंग होती रही, लेकिन किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। SDM ने पर्यटकों से अनुरोध किया है कि वे बारिश वाले दिनों में वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग भी नैरो हैं, इसलिए वे वाहन चलाते समय ध्यान रखें। कल रात को हमें 3 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 205 जो पॉइंट है, जिसको जनरली 7 मील बोला जाता है, 7 मील पे कुछ पत्थर गिरे थे हाईवे पे, बट थैंकफुली देयर हैज़ बीन नो कैजुअलिटी और नो एक्सीडेंट एज सच विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो भगवान जी की दया से सब कुछ ठीक है फिलहाल के लिए, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और एक और पॉइंट था हमारा 203 किलोमीटर पे, जितनी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स के 203 पे और 205 पे हुआ था। फिर अब सुबह के मेरे ख्याल 4-5 बजे भी गिरे हैं कुछ पत्थर, तो कंटिन्यूस स्लाइड था उस पॉइंट्स पे। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था रातों रात ही। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से हमने बात की थी, पुलिस कंट्रोल रूम से भी बात की थी। सो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था। और रात को जो गाड़ियाँ उस स्ट्रेच के बीच में फंसी थी 203 और 205 के बीच में, तो 203 वाला क्लियर करके उनको भी जो है वो इवैक्यूएट वहाँ से करवा दिया गया था। सो सुबह फिर से 209 के आसपास गिरे थे कुछ पत्थर। सो 209 वाले पॉइंट फाइनली, बिकॉज रात को कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, तो मेजर स्लाइड्स जो थी 205 वाली और 209 वाली वो क्लियर नहीं हो पाई थी।
तो फिर सुबह उनको क्लियर किया गया था। फिर से दोबारा कुछ पत्थर आ गए थे 205 पे और लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक सारा रोड फिर फाइनली क्लियर कर दिया गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLed, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.